नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हमारा मीडिया कैसा काम कर रहा है, यह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आज मीडिया जिंदा होता, तो भगदड़ में मरने वालों की खबर का कोई हिसाब लेता। अगर आज मीडिया जिंदा होता, तो कुंभ में मारे जा रहे लोगों के लिए कोई दोषी ठहराया जाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची और हमने देखा कि दिल्ली के एलजी ट्वीट को एडिट करते रहे। पहले ट्वीट में बताते हैं कि मौतें हुई, फिर मौतों को घायल में बदल देते हैं। मीडिया जब अपने काम में संपादन बंद कर देता है, तो राजनेताओं को लाइसेंस मिल जाता है कि वह एडिटिंग का काम करते रहें, बिना रुके और बिना जनता से डरे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर वही अपील कि अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं, सांप्रदायिकता से संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमारे सहयोगी बने, सहभागी बने। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, थैंक्स भेजिए और अपने इस पत्रकार की मदद कीजिए उन विषयों को उठाने में जिनको उठाने से आपका यह मीडिया डरता है। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां डरती हैं। आज का वीडियो मोदी के चक्रव्यूह पर है। नरेंद्र मोदी का चक्रव्यूह क्या है जिसे विपक्ष नहीं तोड़ पा रहा है? विपक्ष इस चक्रव्यूह को तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यह चक्रव्यूह अदृश्य चक्रव्यूह है। आपको महाभारत की कहानी याद आती है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया, क्योंकि अभिमन्यु इस तरह की वीरता का प्रदर्शन कर रहा था जिससे कौरवों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो गया। तब क्या किया था महाभारत में द्रोणाचार्य ने? उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए जब अभिमन्यु उसमें प्रवेश करता है, तो सबको मिलकर अभिमन्यु की हत्या करनी पड़ती है। यह तो एक मिथ की कहानी हो गई, पौराणिक कहानी हो गई। लेकिन आज मीडिया क्या कर रहा है? आज का चक्रव्यूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुना गया है, ताकि आपके दिमाग से सवाल मिटाए जा सकें। विपक्ष को दोषी मत ठहराइए। विपक्ष इस लड़ाई में कभी नहीं जीत पाएगा जब तक यह मीडिया और मोदी का चक्रव्यूह जीवित है। मोदी का चक्रव्यूह बनाने वाले कौन लोग हैं? इसमें हजारों महारथी हैं। आज के एपिसोड में केवल 7 ऐसे पत्रकारों की बात जिन्हें अफसोस आप आज पत्रकार कहते हैं। आज भी आप इनको पत्रकार कहते हैं। इनके चैनल के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इनके चैनल को आप विज्ञापन के माध्यम से पैसे देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में कौन कौन से पत्रकार हैं? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, नविका कुमार, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी। 2014 से एक ऐसा चक्रव्यूह बना है ताकि जनता के दिमाग से सवाल हटा दिए जाएं। कोरोना में इन 7 में से किसी ने सवाल नहीं पूछे। 7 के 7 प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे। इनमें से किसी ने नोटबंदी पर सवाल नहीं उठाए। सुधीर चौधरी तो 2000 के नोट में चिप तक ले आए। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल
सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता। वहां तक चले गए जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आईटी सेल नहीं जा पाए। अंजना ओम कश्यप प्रधानमंत्री का ऐसा कवच है जो अमेरिका में उनको राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाए जाने का बचाव किस तरह से करती हैं, आपने वह वीडियो देखे होंगे। अमीश देवगन पर न्यूज चैनलों की नियामक संस्था जुर्माना लगा चुकी है झूठ फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। रूबिका लियाकत तो प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की गवाही हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। रूबिका तो लड़ जाती हैं चैनल पर, कहती हैं मैं अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। जनता की बेइज्जती करना इन सारे एंकर्स का काम बन गया है। चित्रा त्रिपाठी दर्शकों को बताती हैं कि कैसे नई दिल्ली में भगदड़ वाले दिन भर रात भर वह काम करती रही। ये भारतवासी लोग आशुतोष वर्मा के नहीं, आप अपना काम करिए, मैं आपके काम करने से परेशानी नहीं है। बीती रात भी आशुतोष वर्मा जी जब आप सो रहे थे उस समय मैं रात में यही थी। मैं पूरी अपनी नौकरी के लिए तो सब काम करते हैं। आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिससे सत्ता तिलमिला गई? अगर मीडिया ने सवाल पूछे होते तो आज हजारों मासूमों की जिंदगी गैस चैम्बर में नहीं बदल जाती। कुंभ की भगदड़ में, रेलवे स्टेशनों की भगदड़ में जो दम घुट रहे हैं, जो जीवन तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उन सब की जिंदगी शव यात्रा में इसलिए बदली क्योंकि यह सारे लोग सवाल नहीं पूछते। किसी ने सवाल पूछा कि रेल मंत्री केवल सूचना मंत्री क्यों हैं? अपने ट्वीट पर आकर बताते हैं आज भगदड़ हो गई, आज रेल पटरी से उतर गई, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। उस संवेदना का जनता क्या करेगी, नागरिक क्या करेंगे? नई दिल्ली में भगदड़ के बाद 4 घंटे 5 घंटे के भीतर अस्पतालों में ले जाकर पोस्टमार्टम कर दिए गए। 10-10 लाख रुपए उन लोगों को दे दिए गए जिन्होंने अपनों को खोया। भारत सरकार का नियम 2023 का बताता है कि ऐसे आपदा के मौके पर 50,000 से ज्यादा कैश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में सही व्यक्तियों तक रकम ना पहुंचे। लेकिन रविवार को लगभग 2 करोड़ रुपए की रकम कैसे सुबह सुबह आ गई? लाश को लिए, आंसुओं को दिल में दबाए, यह लोग अपने अपने घरों को लौट गए। कहां से आया ये कैश, कहां से आई ये रकम, जब सरकार का नियम खुद कहता है कि 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिए जा सकते?
यह पैसे इसलिए दिए गए ताकि मुआवजे की हनक के नीचे जनता की आवाज को कुचला जा सके। अफसोस कि इन सारे पत्रकारों में से किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर मुआवजा कैश में कैसे बांट दिया गया, 4 घंटे में कैसे पोस्टमार्टम हो गए, कैसे सब लोगों को घर रवाना कर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसमें विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। आज भी किसी किसी रोज अखबार अपना काम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपोर्ट थोड़ी आशा जगाती है कि किसी किसी दिन ही सही हमारे सामने कुछ सवाल अखबार रख रहे हैं। लेकिन टेलीविजन चैनल या सातों पत्रकार ऐसे चैनलों में काम करते हैं जो ज्यादातर घरों तक पहुंचते हैं, और आज इस मोबाइल की मदद से हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। रात दिन आपको केवल एक ही बात बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। अब जब भारत विश्व गुरु बन चुका है तो आप जिएं या मरें, इससे किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। सुधीर चौधरी बार बार बता रहे हैं 144 साल बाद कुंभ आया है। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक चलने वाला है, और आपके पास इसमें शामिल होने के लिए अब भी काफी समय है। शंकराचार्य बता रहे हैं कि कुंभ 12 वर्ष में आता है, लेकिन आप तो सुधीर चौधरी की बात सुनते हैं। और कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर, हाईवेज पर आपका दम घुटता रहता है। आपके पास राहत की बूंद लेकर आने वाला कोई नहीं है। इन सातों पत्रकारों में से किसी ने योगी का इंटरव्यू किया, उनसे सवाल पूछे कि आज तक क्यों नहीं पता चला कि कुंभ की भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। अखबारों की कुछ रिपोर्ट बताती हैं हजारों हजार घायल हैं, हजारों हजार लापता हैं। वो लापता, वो घायल लोग कहां गए, वो नागरिक कहां हैं, उनका हिसाब कौन देगा, उनकी व्यथा कौन कहेगा। जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक रेल मंत्री ही बने रहेंगे, सूचना मंत्री ही बने रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रेल मंत्री इस्तीफा देना भी चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा ले नहीं सकते, क्योंकि उनके इस्तीफे का मतलब है मोदी सरकार की असफलता को स्वीकार कर लेना। मोदी सरकार में हमने देखा कि मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि मीडिया चुप है। अगर पत्रकार अपना काम करना चाहे तो वह कैसे कर सकता है। युवा पत्रकार सौम्या राज का यह वीडियो देखिए। दिल्ली स्टेशन पर किस तरह से यह पत्रकार अपना काम कर रही थी। सौम्या पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल के लिए काम करती हैं और उनकी सराहना करनी चाहिए कि इतने डर, वातावरण और धमकियों के बावजूद वह अपने काम को बचाए रख पाई। हमारे सामने उनकी तस्वीरें आई, उनकी रिपोर्ट आई। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे।
उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट मुझसे मेरे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। इस युवा पत्रकार का काम बताता है कि अगर यह सारे पत्रकार काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। सच्चाई हमारे सामने आ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आती क्योंकि नीयत में ईमानदारी गायब हो चुकी है, संविधान गायब हो चुका है, पत्रकारिता की कसौटी गायब हो चुकी है। अब केवल वही पत्रकारिता बची है जो नरेंद्र मोदी के लिए चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। यह चक्रव्यूह नहीं टूटेगा जब तक आप फैसला नहीं करेंगे कि इन पत्रकारों से आपको दूर जाना है। यह आपके दिमाग पर इतना बड़ा नियंत्रण बना चुके हैं कि जनता ही कह रही है कि वह इस तकलीफ के लिए खुद जिम्मेदार है। आप इस वीडियो को देखिए, कैसे नागरिक हैं जो सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। 18 लोगों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं वेरी सैड। जो हुआ है वो बहुत गलत है, बट नो वन इज टू बी ब्लेम्ड। आई थिंक हम सब एज पैसेंजर्स या एज पीपल हु आर गोइंग, हम खुद कॉन्शियस रहें, अपना सावधानी बरतें। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अरेंजमेंट्स हैव बीन अमेजिंग। आई थिंक जितने लोग मेरे जान पहचान में गए, आई थिंक दे आर ऑल सेइंग दैट द गवर्नमेंट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। यहाँ पर भूमिका आती है समाचार एजेंसियों की, पीटीआई की, एएनआई की। पीटीआई और एएनआई देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी हैं। यह इसी तरीके के वीडियो तैयार करती हैं जिसमें बताया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी एएनआई के मालिक, संपादक स्मिता प्रकाश ने आपके इस पत्रकार को ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका पत्रकार सवाल करता है। तब आप सोचें कि इन सारे संगठनों का काम क्या है। यह आपके सामने जो तस्वीर लेकर आ रहे हैं, उन तस्वीरों में कोई सवाल नहीं है। तीसरा विमान अमेरिका से भारत पहुंच चुका है। भारतीय हथकड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। सिख भारतीयों के सिर पर पगड़ी नहीं है। मोदी जी अमेरिका में थे, क्या उन्होंने ट्रंप से इसके लिए जरा भी प्रयास नहीं किए? लेकिन आपको चारों तरफ बताया जा रहा है कि अमेरिका में मोदी डंका बजाकर आए हैं, इतनी बड़ी डील लेकर आए हैं। जो मोदी ट्रंप को इस बात के लिए नहीं मना सकते कि उनके नागरिकों को सम्मानपूर्वक आने दिया जाए, वह ट्रंप से कैसी डील करके आएंगे, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपने मोदी जी का वह वीडियो भी देखा होगा कि कैसे अमेरिका में पत्रकार पर गुस्सा हो गए जब उसने अडानी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। आप इस वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि भारत का मीडिया ऐसा क्यों बनाया है। और जब इस वीडियो को इन पत्रकारों ने देखा होगा
तो राहत की सांस ली होगी कि हम कितने अच्छे सवाल पूछते हैं कि मोदी जी को कभी गुस्सा नहीं आता। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। जो पत्रकारिता अपने सवालों से सत्ता को चुनौती नहीं देती, सत्ता से प्रश्न नहीं करती, उस पत्रकारिता के होने और नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है। जनता के लिए ऐसे मीडिया के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक चेतना पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। नमस्कार।